हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एम के जुडिशियल इंसाइट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक नया क्रिमिनल लॉ आया है जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो या फिर जो लीगल फैटर्निटी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन सभी को ना डाउट्स हैं कि भाई क्यों चेंजेज हुए, ज़्यादा चेंजेज हो गए, क्या क्या चेंजेज हुए। तो इस सीरीज में सिर्फ एक क्विक रिवीजन में इस तरह कर रहे हैं कि बीएनएसएस में है क्या। अब डिटेल टॉपिक्स की बात हम अलग वीडियोस में करेंगे, बट अगर आपने ये पूरी सीरीज देख ली तो इसके बाद आपको बीएनएसएस में एक जनरल आइडिया अच्छे से मिल जाएगा। और हम बहुत जिससे कि आपने एक बार अगर इसको पढ़ लिया तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बीएनएसएस की। तो जो भी व्यक्ति किसी लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। और आज हमें टोटल हमारा फोर्थ पार्ट लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, प्रचार और प्रसार के बाद भाई चैनल की एडवर्टाइजमेंट भी ज़रूरी है। हम बात कर रहे थे BNSS 2023 जिसने रिप्लेस किया है हमारी CRPC 1973 को। अभी तक हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, 38 चैप्टर्स हैं इसमें, इसके अंदर 531 सेक्शंस हैं। पहले ये सेक्शन 484 हुआ करते थे और चैप्टर 38 ही थे, यही था। ये आपका एक्ट नंबर होता था 2 ऑफ 1974। तो ये आपका एक्ट नंबर है 46 ऑफ 2023। दो डेट इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर 2023 एंड 1 जुलाई 2024। इनेक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट। अभी तक हम लोग चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं जो बात करता है प्रिलिमिनरी की। और चैप्टर 1 में हमने सेक्शन 1 से लेके 5 तक इसके डेफिनेशंस देखे। ठीक है, और भाई जहाँ पे बीएनएस यानी कि आईपीसी या बीएनएस को ये इन्वोक करता है और सेविंग क्लोज देखा। चैप्टर 2 में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स, जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो कैसे बनती हैं, क्या क्या हायरार्की होगी उनकी। ठीक है, क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स क्या होंगे फ्रॉम सेक्शन 6 to 20, इसको हम कवर कर चुके हैं। देन इन चैप्टर 3 वी डील विद दी, अब कोर्ट बना दिए तो उसको क्या देनी पड़ेंगी, पावर्स देनी पड़ेंगी। पावर्स ऑफ कोर्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सीजेएम। और यहाँ हमने देखा कि किस तरह से अभी 21 से 29 है, असिस्टेंट सेशन जज का रोल हटा दिया गया है यहाँ से। तो असिस्टेंट सेशन जज की जो पावर्स थी 10 ईयर्स की सीआरपीसी में, वो यहाँ नहीं है, हमने उसको भी डील किया है। ठीक है, हम चेंजेस की भी साथ साथ बात करते हैं सारी। उसके बाद हमने डील किया मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर 4, पावर ऑफ द सुपीरियर एड टू द मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस एंड पावर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। ठीक है, ये कहाँ से किया गया, 30 से लेके 34 तक। इसको मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके एमसीक्यूज एरिया से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एंड नाउ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो द फेमस चैप्टर, चैप्टर 5, जिसे कहते हैं हम अरेस्ट। अरेस्ट आपका 35 से लेके 62 तक। इसको प्रीवियस पार्ट में ही हमने, हमारा जो पार्ट 3 था क्विक रिवीजन का, वहाँ पे हमने कवर किया है। कोई भी पुलिस अधिकारी आपको किस तरह से अरेस्ट कर सकता है। हमने सेक्शन 35 के अंदर जो नोटिस इंक्लूड हुआ उसकी बात की। हमने साथ ही ये भी बात की कि भाई किस तरह से आपका अभी जो 60 ईयर से ऊपर के जो लोग हैं, 3 साल से कम की सज़ा जहाँ प्रावधान है, इन्फर्म है कोई व्यक्ति, तो इनको अरेस्ट करना है तो मिनिमम डीएसपी की परमिशन चाहिए। 35 के सब सेक्शन 7 में पढ़ा हमने। मेडिकल ऑफ द एक्यूज्ड ऑन डिमांड ऑफ आईओ, ऑन डिमांड ऑफ द एक्यूज्ड कैसे होगा, रेप एक्यूज्ड का कहाँ होगा, रेप विक्टिम का मेडिकल कहाँ होगा। ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्रीवियस वीडियो देख लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये चैप्टर अगर आपने समझ लिया ना तो इसको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी, ये हर व्यक्ति को अपने अधिकार पता होने चाहिए। राइट्स ऑफ एक्यूज्ड की, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन के लिए कोई पुलिस अधिकारी आता है तो उसके आपको नेम टेप होनी चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए। सारी बातें कहाँ लिखी हैं आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में। अब ये तो होगी जो किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है, आरोपी व्यक्ति के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि भाई आपके घर में समन आ गए, ठीक है, किसी के वारंट आ गए,
तो सम्मन्स और वारंट के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, सम्मन और वारंट में सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी सम्मन आता है तो व्यक्ति सोचता है कि यार इस सम्मन को लूँ का ना लूँ। अब उसे पता ही नहीं होगा सम्मन कैसा होना चाहिए, तो वो उसको लेगा कैसे। समझ रहे हो, सबसे पहले आपको सम्मन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि सम्मन होता कैसा है। अब सम्मन दो तरीके से आते हैं। एक सम्मन आता है आपका कि इन पर्सन किसी को कोर्ट में बुलाया गया है। दूसरे तरह के सम्मन्स आते हैं कि भैया आप ये डॉक्यूमेंट लेकर आ जाओ, ये मटेरियल चीज़ लेकर आ जाओ जो हमें कोर्ट को चाहिए एविडेंस के तौर पे। ठीक है, वारंट किसी को अरेस्ट करने के लिए भी वारंट होता है, सर्च करने के लिए भी वारंट होता है। भाई घर की सर्च तभी होगी जब वारंट होगा। तो चैप्टर 6 डील करता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, जब किसी इंडिविजुअल को आना होता है, एज ए ह्यूमन बीइंग किसी को आना है। प्रोसेस टू प्रोड्यूस द थिंग, कंपेल टू प्रोड्यूस द थिंग्स, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। अंडरस्टूड। तो ये 63 से लेकर के 93 तक यहाँ पे डील करता है। अब फॉर्म ऑफ सम्मन में देखो, जो आपका स्केड्यूल 2 है, हमने बात की थी कि हर सीआरपीसी के पीछे एक स्केड्यूल दिया गया है, स्केड्यूल 1 एंड 2। 1 आपको बताता है कि कोई ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। कौन से ऑफेंस? बीएनएस के, भारतीय न्याय संहिता यानी पुरानी आईपीसी के। बेलेबल या नॉन बेलेबल है कि नहीं है, कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में बात की कि कॉग्निजेबल है तो भैया उसको कब अरेस्ट कर सकता है पुलिस वाला, नॉन कॉग्निजेबल है तो कैसे अरेस्ट कर सकता है। एंड ट्राइबल बाय हुम, उसका ट्रायल किसके यहाँ चलेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सीजेएम, सेशन जज, कौन सा ट्रायल चलेगा उसकी भी बात यहाँ पे की गई है फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड में टोटल 56 टाइप्स के फॉर्म्स दे रखे हैं, उसी में से एक फॉर्म आता है फॉर्म नंबर 2, और ये फॉर्म नंबर 2 स्केड्यूल 2 में जो दिया गया है ये डील करता है आपका फॉर्म ऑफ द सम्मन से। जैसे हमने बात की थी कि जो फॉर्म 1 है, जो फॉर्म नंबर 1 है वो सेक्शन 35 में जो हम नोटिस देते हैं, पुलिस वाला किसी को नोटिस देता है अरेस्ट करने की बजाय, उससे डील करता है। तो फॉर्म नंबर यहाँ पे लिख लीजिएगा बेरेक्ट के बगल में। अब इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम। फॉर्म ऑफ द समन, एवरी समन इशूड बाय कोर्ट अंडर दिस संहिता शेल बी। अब होना कैसा चाहिए, कंडीशन क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए, साइंड बाय द प्रिजाइडिंग अफसर ऑफ सच कोर्ट, यानी जो मैजिस्ट्रेट या जज हैं उस कोर्ट के, उनके द्वारा सिग्नेचर होने चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, अगर हाई कोर्ट ने किसी और को ऑथराइज कर रखा तो वो होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ एंड मिले वहाँ प्लस लगा लिया करो, सेल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। कोई भी सम्मन आता है तो उस पर कोर्ट की स्टैंप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये चीज़ यहाँ पे नई ऐड की गई है, ये जो आप देख रहे हैं ये न्यूली एडेड है। इसमें क्या ऐड किया गया है कि जो इनक्रिप्टेड और एनी अदर फॉर्म, मान लीजिए आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया गया है इनक्रिप्ट करके, ठीक है, इनक्रिप्टेड में होना चाहिए। एंड शेल बियर द इमेज ऑफ द सील ऑफ कोर्ट। अब कोर्ट की जो सील है उसकी इमेज भी दिखनी चाहिए। आपको बहुत बार व्हाट्सएप पे आ जाता है समन, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से समन भेज सकते हैं, तो भैया अभी आ गया है कि हाँ भेज सकते हैं, बट वो एन इनक्रिप्टेड या अदर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होना चाहिए, और उसके ऊपर आपकी स्टैंप दिखनी चाहिए कोर्ट की। ये आप यहाँ पे लिख लेना, न्यूली एडेड। नेक्स्ट बात करते हैं समन सर्व कैसे किए जाएंगे। सेक्शन 64 इससे डील करता है। जब आप आईपीसी कर रहे थे तो आईपीसी में ये वाला, सॉरी सीआरपीसी कर रहे थे, ये 61 होता था और ये आपका 62 था सीआरपीसी। नाउ सम्मन कैसे सर्व किए जाएंगे कि जो भी सम्मन है वो पुलिस अधिकारी सर्व करेगा। कौन करेगा? बाय ए पुलिस अफसर, या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने, जहाँ बहुत सी जगह प्रोसेस सर्वर लगते हैं कोर्ट्स में, वो सर्व करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकते हैं इसके बिहाफ पे, किसी भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को, ठीक है, या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट। यानी कि कौन कौन हु कैन सर्व, 3 लोग कर सकते हैं भैया। पुलिस अफसर, इसको नंबर 1 दे लेना। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ठीक है, जिसको इशू किया गया है, 2, जो कोर्ट इशू करने वाले उसका कोई अधिकारी, या कोई दूसरा पब्लिक सर्वेंट, 3। तो हु कैन सर्व, 3 लोग सर्व कर सकते हैं। प्रोवाइजो है कि पुलिस स्टेशन और रजिस्टर इन द कोर्ट सेल मेंटेन अ रजिस्टर। देखिए पुलिस स्टेशन भी एक रजिस्टर मेंटेन करेगा और कोर्ट भी एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, जहाँ पे एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड सच अदर डिटेल्स, जैसा स्टेट गवर्नमेंट चाहे
वैसे वहाँ पे उसकी डिटेल्स मैनेज की जाएंगी। समन जो हो प्रैक्टिकेबली पर्सनली देना है, ऐसा नहीं है कि भाई आप दरवाजे के नीचे से डाल के आगे, ठीक है। और डुप्लीकेट होता है, एक पे सिग्नेचर करके वापस देता है और वो डुप्लीकेट कॉपी कोर्ट में जमा होती है। बट प्रोवाइजो ये कहता है कि समन बियरिंग द इमेज ऑफ कोर्ट सील मे आल्सो बी सर्व्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये भी यहाँ पे दोबारा ऐड हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी आप उसको सर्व कर सकते हो। एवरी पर्सन ऑन हुम समन इज सो सर्व्ड पर्सनली सेल इफ सो रिक्वायर्ड बाय सर्विंग अफसर साइन ए रिसिप्ट। डुप्लीकेट में मैंने आपको बताया कि वो 2 लेकर जाएगा, एक पे सिग्नेचर करेगा, एक उसको दे देगा, वो रिसीव्ड पे सिग्नेचर करेगा, रिसीव्ड जो ओरिजिनल, और डुप्लीकेट जमा हो जाएगी कोर्ट में। इट इज़ द प्रूफ एविडेंस फॉर द प्रॉपर सर्विंग ऑफ द समन। नेक्स्ट आता है सेक्शन 65। 65 में भी एक चीज़ ऐड की गई है। सीआरपीसी का सेक्शन 63 था, इसमें से 2 माइनस कर लेना, आपको सीआरपीसी मिल जाएगा। जब कोई कॉरपोरेट बॉडी, फर्म या सोसाइटी को देना हो तो उस केस में क्या होगा कि जो सर्विस ऑफ समन है किसी कंपनी या कॉरपोरेशन को देनी है तो वो उसके डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी को दी जाएगी, ठीक है। या रजिस्टर्ड पोस्ट से लेटर भी भेजा जा सकता है डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी और किसी दूसरे अधिकारी को जो उस कंपनी के हैं, और ये माना जाएगा कि भैया वो ऑर्डनरी पोस्ट में उसको दिया गया है। क्लियरली। अब यहाँ पे पहले डायरेक्टर और मैनेजर नहीं लिखा था, नया क्या ऐड किया गया है कि जो डायरेक्टर और मैनेजर आप पढ़ रहे हो ना, ये नहीं लिखा गया था, पहले सेक्रेटरी और अदर अफसर्स था, ये यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है पार्टनरशिप वाली, सब सेक्शन 2 में ये कहता है सर्विस ऑफ समन ऑन ए फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ द इंडिविजुअल्स में बी अफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन एनी पार्टनर। भाई किसी भी एक अधिक पार्टनर को दे दिया तो भी ये माना जाएगा कि वो फर्म को ही सर्व हो गया है। ये इसमें इतनी ही बात है। 66 सर्विस मैन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। भाई आप समन देने के बंदा मिला ही नहीं तो उस केस में क्या करेंगे, है ना। अब इससे पहले क्या था, देखो इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। ये आपका सेक्शन कौन सा होता था पहले, जो 66 है अभी ये 64 था, सीआरपीसी का 64, 2 माइनस कर लेना बस आप। When the person summoned cannot by the exercise of due diligence, ऐसा नहीं है कि पुलिस स्टेशन में बैठे रहे या कोर्ट में बैठे रहे, आपने कहा कि मिला ही नहीं, ड्यू डिलीजेंस ढूंढना है उसको, फिर भी नहीं मिलता है वो, तो समन मे बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट, एक डुप्लीकेट कॉपी फॉर हिम विद सम अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अब आप कहोगे कि इसमें क्या डाला गया ना, डाला यहाँ से कुछ हटा दिया गया है। यहाँ जब आप पहले पढ़ते थे तो पहले आता था यहाँ पे अडल्ट मेल मेंबर, ये सीआरपीसी में लिखा था, अब इसको यहाँ जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है, यानी कि कोई भी अडल्ट मेंबर, इट मे बी मेल इट मे बी फीमेल, ठीक है। तो मेल जो वर्ड था उसको यहाँ से हटा दिया गया है, जो उसके साथ में रह रहा है उसको आप दे सकते हो, बट ये आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ये एक्सप्लेनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सर्वेंट है वो फैमिली का मेंबर नहीं माना जाएगा। आप नौकर को नहीं दे के आ सकते, ठीक है, कि भी नौकर को देकर आ गए, पता चला नौकर को बेचारे को सैलरी नहीं मिली बहुत दिनों से, उसने वो समन दिया ही नहीं उसको, ठीक है। 67 प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अब ये कह रहा है कि भैया जो हमने 63 में समन्स की बात की, 64 में से हम बात करें 64 से 66 तक, भाई आपको इंडिविजुअल पर्सनली नहीं मिला, घर पे कोई एडल्ट मेंबर नहीं मिला, तो उस केसेस में क्या होगा, जब सेक्शन 64, 65, 66 सर्विंग अफसर नहीं कर पाता तो क्या करेगा, उसके घर पे चिपका देगा, ठीक है, किसी भी कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस जहाँ वो रहता हो ऐसे घर पे, ठीक है, और इसकी एक रिपोर्ट बना के कोर्ट में देगा। अब सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को देना है, जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को देना है तो किसको जाएगा, वो जिस ऑफिस में काम करता है वहाँ के ऑफिस में जाएगा, ठीक है, जहाँ भी ऑफिस में काम करता है उस ऑफिस में जाएगा, और उसका जो भी वहाँ पे अथॉरिटी होगी, ठीक है, वो वहाँ पे सिग्नेचर करेगी और वो ये माना जाएगा कि भैया उसको समन रिसीव हुआ है। 69 सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। जब मान लीजिए किसी कोर्ट का जुरिडिक्शन यहाँ है, कोर्ट ए है, इसका जुरिडिक्शन यहाँ पे, और कोर्ट बी का जुरिडिक्शन ये है, अब कोर्ट ए को एक समन देना किसी व्यक्ति को जो यहाँ पे रहता है, किसके जुरिडिक्शन में, दूसरे के, उसकी लोकल लिमिट से बाहर। इन दैट कंडीशन
When a court desire that a summon issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, it shall ordinarily send to such summon in duplicate to a मैजिस्ट्रेट। तो कोर्ट ए क्या करेगी, कोर्ट बी को भेज देगी वहाँ, जो भी किसी मैजिस्ट्रेट को भेजेगी, और वो मैजिस्ट्रेट उसको इस तरह से सर्व कराएगा जैसे कि वो उसी ने इशू किया था। अब प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस व्हेन सर्विंग अफसर नॉट प्रेजेंट। अब सर्विंग अफसर है वो नहीं प्रेजेंट है, तो इन दैट कंडीशन क्या होगा, अब यहाँ भी एक नया सबसेक्शन ऐड हुआ है, ठीक है। पहले एक को पढ़ ले, सबसेक्शन 3 नया ऐड हुआ है। व्हेन अ समन इशूड बाय कोर्ट सर्व्ड आउटसाइड इट्स लोकल जुरिसडिक्शन, भैया ए ने बी को भेजा, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी कि बी ने फिर अपने प्रोसेसिंग अफसर को या किसी भी अपने एक अधिकारी को भेजा कि सर्व करके आओ। अब और उसने आगे रिपोर्ट की, इसने रिपोर्ट यहाँ भेज दी। अब एक को एग्जामिन करने के लिए ये सर्विंग अफसर तो नहीं है यहाँ पे, तो इन दैट कंडीशन ये क्या करेगा, उसकी बात कह रहा है। जब लोकल जुरिसडिक्शन से बाहर कहीं पे किया तो अफसर प्रेजेंट नहीं है, तो वो एक एफिडेविट ले सकता है मैजिस्ट्रेट के सामने कि भैया मैंने प्रॉपर सर्व किया था। जो एफिडेविट है ये डुप्लीकेट के साथ अटैच किया जाएगा और वापस इशूइंग कोर्ट को भेज दिया जाएगा इस कोर्ट के द्वारा। अब ये सबसेक्शन 3 यहाँ पे नया ऐड हुआ है। अब ये क्या कह रहा है सबसेक्शन 3, ऑल समन सर्व्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। देखो जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन देख रहे हो ना, वो सारे के सारे इसी की बात कर रहे हैं। shall be considered as duly served and a copy of such summon shall be attested and kept as a proof of the service of summon। कि इलेक्ट्रॉनिकली मेल कर दिया भैया आपको, ठीक है, और उसको माना जाएगा। ये न्यूली एडिड, न्यूली एडिड को पक्का लिख लेना सब आप। फिर आते हैं 71। अब 71 में क्या है, सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाई पोस्ट। तो यहाँ भी देखो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, 71 में भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वर्ड ऐड हुए हैं जो आपके न्यूली एडेड है, भाई बाई पोस्ट आप भेज सकते हो। सो आपने देखा कि 63 से 71 तक आपने समन्स के प्रोविजन पढ़े। अब हम आते हैं अगले प्रोविजन पे जो बात करता है वारंट ऑफ अरेस्ट। तो सबसे पहले आता है फॉर्म कौन सा होगा, वारंट ऑफ अरेस्ट का फॉर्म क्या होगा। तो वारंट ऑफ अरेस्ट के लिए भी फॉर्म कहाँ मिलेगा, स्केड्यूल 2 में मिलेगा, और ये मिलेगा फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर 3। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी इनके आपको पता होना चाहिए कि वारंट ऑफ अरेस्ट का जो फॉर्म है वो फॉर्मेट कहाँ मिलेगा। देखो इट्स अ फॉर्मल वे कि भी किस तरह से वो चीज़ लिखी जानी, ये आपको स्केड्यूल 2 बताता है। एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यूड बाय कोर्ट अंडर दिस संहिता शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द प्रिजाइडिंग अफसर ऑफ सच कोर्ट एंड शैल बियर द कोर्ट। देखो जैसे हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, 63 में हमने पढ़ा कि समन्स का फॉर्मेट कैसा होगा, ये भी वही बात कह रहा है कि भैया वो राइटिंग में होगा, साइंड होगा जज के द्वारा, और कोर्ट की सील लगी होगी। एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स ये कि बहुत सारे एडीपीओ, जुडिशरी, क्लैट, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है। और ये कह रहा है कि भैया वो वारंट कब तक फोर्स में रहेगा, वारंट तब तक फोर्स में रहता है या तो उसे वो जो कोर्ट कैंसिल कर दे, इशूइंग कोर्ट, दूसरा नहीं जो कोर्ट इशू करने वाला है, या फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। एग्जीक्यूट क्या, बंदे को पकड़ के एक बार ले गए तो भैया वारंट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। क्लियर, कोई चेंजेस नहीं है इसमें सीआरपीसी से लेके अब तक। 73 पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, इसको आप बेलेबल वारंट कह सकते हो। क्या कह सकते हैं, बेलेबल वारंट, यानी कि पुलिस अधिकारी आपको अरेस्ट करने गया और वो आपको सिक्योरिटी लेके वहीं पे छोड़ सकता है, और जो सिक्योरिटी लेगा वो इंडोर्स की जाएगी उसके ऊपर, अमाउंट, ठीक है, वो किया जाएगा, एंड टाइम उसको बताया जाएगा कि ठीक है भाई तुम एक काम करो, तुम्हारा बॉन्ड ले लिया हमने और तुम इस दिन कोर्ट में हाजिर हो जाना, और जो भी वो बॉन्ड उससे लिया है उसने, उस बॉन्ड को जो सर्विंग ऑफिसर है वो कोर्ट में जमा करा देगा। 74 वारंट्स टू हुम डायरेक्टेड, अब वारंट किसको इशू किया जा सकता है, समन कौन दे सकता था, पुलिस अधिकारी दे सकता था, कोई कोर्ट ऑफिसर दे सकता था किसी उसी कोर्ट का, इशूइंग कोर्ट का, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट दे सकता था। ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे वारंट किसको इशू हो सकता है, तो भाई वारंट जो है ये जो अरेस्ट करने के लिए वन और मोर पुलिस अफसर, किसी एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को भी हो सकता है। बट द कोर्ट इशूइंग सच वारंट
वो अगर कोर्ट चाहे, यहाँ पे मे वर्ड है, डिस्क्रिशनरी है पावर का, उसका इमीडिएट एग्जीक्यूशन कराना है और कोई पुलिस अधिकारी वहाँ अवेलेबल नहीं है, दोनों कंडीशंस है वहाँ पे, तो किसी भी व्यक्ति को, यानी कि हमने क्या पढ़ा था, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन सेक्शन 40, अभी अभी हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, एंड सच पर्सन और पर्सन सेल एग्जीक्यूट द सेम, और वो व्यक्ति उसको एग्जीक्यूट करेगा। व्हेन वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफिसर्स देन इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और बाय एनी वन ऑफ देम। मान लीजिए 10 पुलिस अधिकारियों को एक ही वारंट दे दिया गया, तो सारे भी कर सकते हैं, कोई एक भी कर सकता है। 75 वारंट मे बी डायरेक्टेड बाय एनी पर्सन, वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। अब सीजीएम, ये देखो जहाँ पे सीजीएम जेएमएफसी, अब आपसे एमसीक्यू पूछ लेगा कि किसी भी व्यक्ति को वारंट का डायरेक्शन कौन दे सकता है, भैया या तो सीजीएम दे सकता है या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अपने लोकल जुरिडिक्शन में किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, कि किसी भी एस्केप्ड कन्विक्ट को, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, या किसी भी व्यक्ति को जिसने नॉन अवेलेबल ऑफेंस किया है और वो अरेस्ट से बचना चाहता है। एंड सच पर्सन, इसको लिख लेना है यहाँ पे, रीड विद सेक्शन 40, जब उसको मिलेगा राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ वारंट, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, मान लो कि वो पुलिस अधिकारी ही हो, ठीक है। व्हेन द पर्सन अगेंस्ट हुम सच वारंट इज इश्यूड इज अरेस्टेड, जब किसी ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगा वो, तो ही शैल मेड ओवर द वारंट टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर, या उसे लेकर आएगा उस मैजिस्ट्रेट के पास। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब सेक्शन 40 के अंदर प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर रहा था तो वहाँ 6 आवर्स की एक लिमिट डाल दी गई थी, बट वहाँ पे वो विदाउट वारंट कर रहा था, जब उसको लग रहा था कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है उसकी प्रेजेंस में, इन दैट कंडीशन, ठीक है। तो इसको इसके साथ में पढ़ना आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर, जब किसी पुलिस अधिकारी को वारंट दिया जाता है तो उसे एग्जीक्यूट करता है और उसके ऊपर पुलिस अधिकारी का नाम इंडोर्स होता है, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ वारंट, जो पुलिस अधिकारी कोई वारंट को एग्जीक्यूट करेगा तो भैया वो उसको बताएगा, ठीक है। वारंट को दिखाना पड़ता है ना, आप क्या कहते हो, वारंट दिखाओ भाई तुम्हारे पास अरेस्ट का है नहीं है, तो वारंट में सब्सटेंस भी लिखा होता है। पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले, विदाउट डिले उसको कहाँ लेकर आना है, मैजिस्ट्रेट के पास, बट मैक्सिमम 24 घंटे। ये डिले कभी भी किसी भी, नॉट इन एनी केस 24 आवर्स को क्या क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये सेम चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं अरेस्ट में। सो रीड विद, ये आप बताओ क्या आपने पिछली क्लास देखी है कि नहीं देखी, से पता लगता है, नहीं देखे जाके देखो और सोचो। इसी तरह से लिंकिंग होती है कि 78 को मुझे किसके साथ पढ़ना है, वारंट कहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकता है, वारंट भैया कहीं पे भी, एनी प्लेस इन इंडिया। इस पे भी 2 सेक्शन है पिछले अरेस्ट में, उनको भी रीड करो कि भैया इंडिया में कहाँ तक उसका पीछा कर सकता है वो, ठीक है। अगर वो भाग जाता है तो कहाँ पे होता है, दोनों सेक्शंस को। इसीलिए कह रहा हूँ कि किसी भी वीडियो को मिस मत करो, हर चीज़ लिंकिंग से जुड़ी हुई है। 80 वारंट फॉरवर्डेड टू फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। अब अभी तक हम समन आउटसाइड भेज रहे थे, अब क्या भेज रहे हैं हम लोग, वारंट आउटसाइड भेज रहे हैं। तो जब वारंट को किसी दूसरे, जिसको हमने कोर्ट ए और कोर्ट बी की बात की थी, अब ए ने वारंट इशू किया और बी के एरिया में उसको अरेस्ट कराना है, तो इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, ए ने इशू किया, इससे बाहर अरेस्ट होना है किसी को, सच कोर्ट में इंस्टीड ऑफ डायरेक्टिंग वारंट टू अ पुलिस ऑफिसर विद इन इट्स, अपने किसी पुलिस अधिकारी को नहीं देगा, इसको बाई पोस्ट या किसी दूसरे तरीके से वहाँ के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जो ये वाला एरिया है इसका या तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या वहाँ का डीएसपी, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट डीएम हो सकता है, एसडीएम हो सकता है, या वहाँ का जो डीएसपी है या कमिश्नर ऑफ पुलिस, तीनों अथॉरिटीज़ को याद रखना, विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिडिक्शन, जिसकी लोकल जुरिडिक्शन में उसको एग्जीक्यूट कराना है। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या करेगा या डीएम या कमिश्नर क्या करेगा, वो उसके ऊपर अपना नाम लिखेगा और भाई उसको एग्जीक्यूट करेगा जैसा कि मैनर है। और कोर्ट जो वारंट इशू किया है वो अलॉन्ग विद द वारंट द सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी लिखा जाएगा उसमें, उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे, मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं,
भाई राइट ऑफ एक्यूज है, उसको बताना पड़ेगा ना ग्राउंड ऑफ अरेस्ट तो, ठीक है। अब 81 यहाँ पे क्या कह रहा है कि वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। अब उस केस में क्या होगा, कैसे किस तरह से वो उसको, अब यहाँ पे ना नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, या तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या उसके अंदर एसएचओ होना चाहिए मिनिमम किसी थाने का, ये इसके बारे में बताया है। प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड। देखो इसको किस तरह से पढ़ना आपको कि 80 में आउटसाइड जुरिडिक्शन भेजा, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब 81 में जब वो वारंट फर्दर एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कराएगा या एसएचओ, यही कराएंगे। अब जब 82 कह रहा है कि भैया ठीक है यहाँ पे आया था, यहाँ किसी को डिटेल किया गया और 82 में उसे अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट होने के बाद का प्रोसीजर क्या होगा ये बता रहा है आपको। अब 82 में एक नया सब सेक्शन ऐड हुआ है, न्यू, दिस इज न्यूली एडेड। अब यहाँ ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया जो अरेस्टेड पर्सन रिजाइड कर रहा है तो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ देनी पड़ेगी। देखो, ऑन अरेस्ट ऑफ द एनी पर्सन रेफर्ड इन सब सेक्शन 1, पुलिस ऑफिसर शैल forthwith गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट एंड द प्लेस वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज बीइंग हेल्ड टू द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट टू सच। अब पुलिस अधिकारी में जो भी डेजिग्नेटेड होगा, स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है एसपी को, डीएसपी को, तो भाई सीनियर पुलिस अफसर को वहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। प्रोसीजर बाय द मैजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच अरेस्टेड पर्सन इज ब्रॉट। अब यह उसको लाया गया उसके सामने, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ना सिर्फ बेल होती थी, अब यहाँ पे बेल बॉन्ड कर दिया गया है। दी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, यहाँ पे देखो जो मैजिस्ट्रेट की बात ये कर रहा है ना, वैसे तो हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था कि जहाँ मैजिस्ट्रेट वर्ड सिर्फ मिलेगा उसको हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट समझेंगे, बट यहाँ बताया गया द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और डीएसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस, सेक्शन 80 में भी पढ़ के आए ना हम। अगर अरेस्टेड पर्सन उनके सामने होता तो उसकी बेल की बात की गई है, उसको बेल बॉन्ड पे छोड़ा जा सकता है, ये यहाँ पे बात कह रहा है, ठीक है। अब आते हैं अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेमेशन ऑफ द पर्सन एब्सकॉन्डिंग, ठीक है। अब जब आप वहां पे जाते थे सीआरपीसी में तो ये सेक्शन आपका 82 हुआ करता था। अगर कोर्ट को ये रीजन टू बिलीव है कि भाई मैंने एविडेंस चाहे उसने लिए हो या नहीं लिए हो, बट कोर्ट को लगता है कि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट इश्यू हुआ है, ठीक है, वो एब्सकॉन्ड हो जाएगा, अपने आप को छिपा लेगा और वो वारंट को एग्जीक्यूट नहीं कराने देगा, यानी उसको हम पकड़ नहीं पाएंगे, तो वो कोर्ट क्या करेगा, एक रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश करता है, बाकायदा न्यूज़पेपर में आता है, प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 BNSS ऐसे लिख के आएगा, न्यूज़पेपर की कटिंग आप देखना कभी, ठीक है। और उसमें उसका टाइम लिखा होता है कि भैया तुम मिनिमम 30 दिन का समय दिया जाएगा फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिशिंग, कि आज पब्लिश होगा, 30 दिन के का समय आपको दिया जाता है, आप कोर्ट में आ जाओ, ठीक है। नॉट लेस देन 30 डेज है, तो इसको MCQ में मार्क कर लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है समय। प्रोक्लेमेशन कैसे पब्लिश किया जाएगा ये तरीका आपको बताया गया है, ठीक है। उसको भी किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज, गांव के चौपाल वगैरह, स्कूल वगैरह जहां लोग आते जाते हैं वहां से आपको चिपकाना है, उसको पेस्ट करना है, ठीक है। उसके घर के बाहर पेस्ट करना है, कोर्ट के अंदर जाएंगे तो आप कोर्ट में भी बाहर नोटिस बोर्ड पे चिपकी होती हैं, ऐसी चीज़ें पेस्ट की होती हैं। और डेली न्यूज़पेपर जो वहाँ सर्कुलेट हो रहा है सोसाइटी में, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप न्यूयॉर्क टाइम्स में करा दिया आपने, वो न्यूयॉर्क टाइम्स यहाँ कोई जानता भी नहीं कि न्यूयॉर्क टाइम भी कोई आता है। सब सेक्शन 3 आपको बताता है कि जिसने भी प्रोक्लेमेशन इशू किया है वो एक स्पेसिफाइड डेट उसमें फिक्स करता है कि भैया आपको कब आना है। अब मान लो व्यक्ति फिर भी नहीं आता है तो इन दैट कंडीशन उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। जो कोर्ट है जिसने प्रोक्लेमेशन इशू किया अंडर सेक्शन 84, वो रीजन रिकॉर्ड करेगा, जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कीवर्ड्स इनको आप भी हाईलाइट किया करो। कब कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी अटैच, एट एनी टाइम आफ्टर इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन इशू होने के किसी बाद कभी भी
30 डेज की यहाँ लिमिट नहीं है। अटैचमेंट करेगा उसकी प्रॉपर्टी का, चाहे वो मूवेबल या इमूवेबल हो, जो उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से जुड़ी हुई है, उसी की प्रॉपर्टी को क्या करेगा यहाँ पे, वो यहाँ पे वो कर लेगा। अब प्रोवाइजो कहता है कि वेयर एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रोक्लेमेशन कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाई एफिडेविट और अदरवाइज दैट द पर्सन इन रिलेशन। अब भाई जब प्रोक्लेमेशन इशू हो रहा है तभी कोर्ट को ये हो जाए कि भैया वो तो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा, रिमूव कर देगा, तो उसके साथ ही क्या करेगा, वो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा। अब जब अटैचमेंट करेगा कौन, ठीक है, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करता है। कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करता है। तो उसके अटैचमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और अटैचमेंट की जो पावर एंड ड्यूटीज हैं वो कहाँ दी गई हैं, हम अटैचमेंट पढ़ते हैं ना कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, उसी के अकॉर्डिंग होगा। आपसे पूछ सकता है कि सीपीसी के प्रोविजन जहाँ पे सीआरपीसी में लागू होते हो तो बताओ कहाँ पे है, तो सेक्शन 85 सब सेक्शन 6 में लागू होते हैं। आइडेंटिफिकेशन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोक्लेम्ड ऑफ पर्सन 86, ये 86 पूरा का पूरा सेक्शन नया ऐड हुआ है, पूरा का पूरा सेक्शन न्यूली एडेड है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि द कोर्ट में ऑन द रिटर्न रिक्वेस्ट फ्रॉम अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर, यानी कि या तो एसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस की एप्लीकेशन के ऊपर ही, या देखना रिटर्न रिक्वेस्ट है, ओरल नहीं चलेगी, रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी एसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि वो इनिशिएट करे, ठीक है, कोर्ट से कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर आइडेंटिफिकेशन अटैचमेंट फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए। अंडरस्टूड। प्रोसीजर कहाँ पे दिया गया है, चैप्टर 8 में दिया गया है, चैप्टर 8 को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे इसका प्रोसीजर दिया गया है। अब जिसकी प्रॉपर्टी अटैच होगी वो कब क्लेम कर सकता है, तो भैया जब भी कोई प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है अंडर सेक्शन 85 विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, इसको हाईलाइट कर लो, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, कोई भी व्यक्ति अदर देन प्रोक्लेम्ड पर्सन, इसको मार्क कर लेना भाई, अदर देन प्रोक्लेम्ड पर्सन, मान लो ये प्रॉपर्टी सेक्शन 85 में अटैच हो गई, अब मिस्टर ए जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और मिस्टर बी को लगता है कि भैया ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, उसकी नहीं, मेरा राइट बनता है, तो ये अपना ऑब्जेक्शन कब ले सकता है, विद इन 6 मंथ्स, ये यहां पे याद रखना, ठीक है। अब इसमें प्रोवाइजो दे दिया कि कोई भी क्लेम जो है विद इन द पीरियड अलाउड बाई सब सेक्शन मे बी इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द क्लेमेंट ऑब्जेक्टर, अब मान लो उसके एलआर आ गए तो उसके अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है। अंडरस्टूड। इसको एक बार देख लेना, हम इनको बहुत डिटेल में नहीं पढ़े क्योंकि डिटेल में पढ़ने के लिए लंबे टॉपिक्स हैं। रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कब उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज किया जा सकता है, कब सेल कर सकते हैं या कब उसको वापस दे सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। 89 अपील फ्रॉम द ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन, 89 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, आपका सेक्शन नंबर बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एनी पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 88 हु इज एग्रीव्ड बाय द रिफ्यूजल ऑफ डिलीवर ऑफ प्रॉपर्टी, वो भाई मान लो जिसने क्लेम किया उसको नहीं मिल रही प्रॉपर्टी, कोर्ट ने मना कर दिया, तो वो अपील कहाँ करेगा, अब जहाँ पे नॉर्मली उस कोर्ट की अपील जाती है, मान लो अगर वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो सीजेएम, सीजेएम है तो भैया मैजिस्ट्रेट कोर्ट है तो कहाँ, कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन ही है तो हाई कोर्ट, तो जहाँ उसकी नॉर्मली अपील जाती है वहीं पे वो जाएगा। अदर रूल्स रिगार्डिंग द प्रोसेस, इश्यू ऑफ द वारंट इन लीव ऑफ द एडिशन टू द सम्मन, सम्मन के साथ ही क्या है, वारंट इशू किया जा सकता है। कोर्ट को लगता है सम्मन इशू करने हैं बट वहीं पे वारंट इशू कर देगा कि कोर्ट को लगता है कि सम्मन से नहीं आएगा। पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, ठीक है, अब बेल बॉन्ड यहाँ पे देखो, जहाँ पे बेल बॉन्ड वर्ड आया वो दोबारा ऐड किया गया, न्यूली ऐड मैक्सिमम, भाई उसके पावर है उससे बॉन्ड लिया जा सकता है। अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड, भाई मान लो बेल बॉन्ड दिया और फिर उसकी बात नहीं मानी तो अरेस्ट कर सकते हैं।
प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट ऑफ अरेस्ट। अब उसने कह दिया कि जो इस चैप्टर 6 के जो प्रोविजन है वो वारंट ऑफ अरेस्ट पर ही लागू होते हैं। जैसे चैप्टर 5 में आपने क्या पढ़ा, सेक्शन 62 में अरेस्ट शुड बी डन, शैल बी डन अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर ओनली। वही इसी चैप्टर 5 के अकॉर्डिंग ही अरेस्ट होना चाहिए, 62 ये कह रहा है। चैप्टर 6 का भी लास्ट सेक्शन यही कह रहा है, 93। तो ये आपने टोटल 28 सेक्शंस यहाँ पे हैं। सीआरपीसी में 29 थे। तो आपको समन और वारंट में कोई डाउट? ठीक है, तो आपने देखा कि 63 से लेकर के 71 तक आप पढ़ते हो किसके बारे में, समन्स के बारे में। देन 72 से लेकर के 83 तक आप पढ़ते हो वारंट्स के बारे में। 84 से लेकर के आप पढ़ते हो 89 तक प्रोक्लेमेशन के बारे में। और 90 से लेकर के 93 तक आप पढ़ते हो मिसलेनियस प्रोविजंस। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। भाई समन टू प्रोड्यूस, कि आप ये चीज़ लेकर आओ। समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, जब डॉक्यूमेंट मंगाने हैं तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को लगता है कि भैया मुझे इस इन्वेस्टिगेशन में ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, या किसी कोर्ट को लगता है, व्हेन कोर्ट और जहाँ पे और वर्ड मिले ना उसको ऐसे सर्कल कर लिया करो, और जहाँ एंड मिले उसको एक रेक्टेंगल बना लिया करो। इसका मतलब प्लस होता है और इसका मतलब या होता है, ठीक है। कंसिडर दैट प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, नया ऐड होगा, चैट चाहिए भैया तुम्हारे फ़ोन की, इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन डिवाइसेस विच इज़ लाइकली टू कंटेन डिजिटल एविडेंस। जहाँ कहीं भी टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस ऐसे वर्ड्स हैं न्यूली एडिड हैं, तो उसे भाई एक रिटर्न ऑर्डर दिया जा सकता है, ठीक है, कि वो उस चीज़ को उनके सामने प्रोड्यूस करे। इसे कहते हैं समन टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब कोई व्यक्ति समन लेकर आ जाता है, या वो अपनी जगह किसी और को भेज दे। मिस्टर ए को समन मिला कि भाई तुम ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, अब उसने मिस्टर बी को भेज दिया कोर्ट में कि जाओ यार तुम ये डॉक्यूमेंट लेकर जाओ। अब डॉक्यूमेंट जो मंगाया था वो कोर्ट पहुंच गया, कोर्ट का काम तो हो गया, तो कोर्ट ये नहीं कह सकता कि ए ने मेरा समन एग्जीक्यूट नहीं किया। ये आपका सेक्शन 2 कह रहा है, क्लियर। ये सेविंग क्लॉज है। लेटर, पोस्ट कार्ड, अदर डॉक्यूमेंट्स, कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटी। पोस्टल अथॉरिटी के लिए अलग से रूल्स हैं, पोस्टल अथॉरिटी के लिए आपके अलग से रूल हैं। 95, अब 95 में टेलीग्राम और टेलीग्राफ वर्ड है उनको हटा दिया, क्योंकि अब टेलीग्राम का ज़माना चला गया है। इसीलिए 95 से पहले आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम भी, पहले टेलीग्राम चलते थे, अब उसको हटा दिया, अब टेलीग्राम की ज़रूरत नहीं है। अब 93 ये कह रहा है, 95 ये कह रहा है कि जब कोई भी डॉक्यूमेंट, पार्सल या कोई भी थिंग पोस्टल अथॉरिटी की कस्टडी में है तो वहाँ पे कौन कौन, डीएम, सीजेएम एंड कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, ये चार हैं, इनको चारों को हाईलाइट कर लेना। इनको ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या किसी दूसरी प्रोसीडिंग के लिए जो अंडर दिस संहिता हो रही है, हमें वो डॉक्यूमेंट, वो पार्सल या वो थिंग चाहिए और वो पोस्टल अथॉरिटी के अंडर में है, तो वो मैजिस्ट्रेट और वो कोर्ट पोस्टल अथॉरिटी को कहेगा कि वो चीज़ हमको दे दो। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या कमिश्नर ऑफ पुलिस हो या डीएसपी हो, अब उसको चाहिए तो वो क्या कर सकता है, वो कहेगा भैया डिटेन कर लो उसको, तब तक आप किसी को डिलीवर नहीं करोगे, तब तक मैं डीएम साहब से, सीजेएम साहब से या कोर्ट ऑफ सेशन से या हाई कोर्ट से आदेश नहीं लेकर आ जाता। यानी कि जो ये अथॉरिटीज़ हैं ये तो आपकी डायरेक्ट ले सकती हैं, डायरेक्ट आदेश देंगी कि दो, लेकिन कोई भी एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो, कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीएसपी, ये उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते। इनको ये उसको डिटेन कर सकते हैं कि भैया आप इसको डिलीवर नहीं करोगे, अंडरस्टूड। लेकिन उसकी डिलीवरी कब मिलेगी, जब कोर्ट आदेश देगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सर्च वारंट। सर्च वारंट कब इशू हो सकते हैं, व्हेन दी सर्च वारंट में बी इशूड, जब कोई सर्च करनी हो,
तभी सर्च वारंट इशू होंगे ना, कि पहले भी हो जाते हैं। चलिए कोई नहीं। अब सर्च वारंट्स का इस जो प्रोविजन दिए गए वो 96 से 101 तक आप पढ़ोगे। देखो हर चैप्टर का एक डिवीजन किया गया है। समन टू प्रोड्यूस में 94 95, जो आपका चैप्टर 7 है ये किससे डील करता है, 94 से 110 तक कंप्लीट चैप्टर है। 94 से 95 बात करता है समन टू प्रोड्यूस, 96 से 101 सर्च वारंट्स, और फिर 102 से 110 तक आपके जर्नल प्रोविजंस। 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा आपका। अब सर्च वारंट कब इशू कर सकते हैं, जब कोर्ट को लगता है कि भैया सेक्शन 94 या 95 में, ठीक है, अब वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा, हमने सम्मन तो दिया उसको। वारंट कब इशू होता है, जब कोई सम्मन पे नहीं आएगा तो वारंट जाएगा। अब कोर्ट को लगता है कि भैया सम्मन दे दिया, वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, और वो चीज़ बाद में वहाँ से टेम्पर हो सकती है, मिस हो सकती है, वो उसको रिमूव कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन दैट कंडीशन उसकी सर्च कराओ जी। तो सर्च वारंट कहाँ पे इशू होता है, 96 में इशू होता है, ठीक है। यहाँ पर भी जो आपका टेलीग्राफ एक वर्ड था वही डिलीट हुआ है। 97 सर्च ऑफ द प्लेस। अब जहाँ, अब इससे पहले इसको कहाँ पढ़ना आपको, रीड विद। एक हमने प्लेस की सर्च की थी चैप्टर 5 में, चैप्टर 5 में सर्च की थी ना प्लेस की, कि जहाँ पे भाई कोई व्यक्ति है तो उसको ढूंढना था, वो कहाँ की थी, सेक्शन 44। इसलिए कह रहा हूँ कि प्रीवियस पार्ट को पढ़ते हुए चला करो। सर्च ऑफ द प्लेस इंटर्ड बाय पर्सन साउट टू बी अरेस्टेड, ये पढ़ा था ना आपने वहाँ पे। वो सेम चीज़ आप यहाँ पढ़ रहे हो कि भैया जहाँ पे हमें डाउट है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी रखी है, फॉल्स डॉक्यूमेंट रखे हैं, सस्पेक्टेड हमारी जो जिस चीज़ को जो चाहिए इन्वेस्टिगेशन ट्रायल इंक्वायरी में या किसी दूसरी प्रोसीडिंग में, वो यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो कौन कर सकता है, एक तो अबव द रैंक ऑफ द कांस्टेबल, कांस्टेबल से ऊपर के रैंक का बंदा चाहिए। अब कैसे एग्जीक्यूट होगा, जो मैंने वारंट में लिखा गया उस तरह से एग्जीक्यूट होगा। तो यहीं पे ना कुछ ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स की बात की गई। जब आपको याद हो तो नाथुराम गोडसे की एक बुक रिलीज हुई थी, उसको हम डिटेल जब क्लास डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। तो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स की वहाँ पे हम बात करेंगे कि कोई बुक भी कैसे है वो फॉरफिट की जा सकती है। कोई काउंटरफिट क्वाइंस हो, ठीक है, आपका काउंटरफिट करेंसी नोट्स हो, फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स सील, ठीक है, सेक्शन 294 ऑफ BNS, इंस्ट्रूमेंट मटेरियल्स, ठीक है, जो उनसे बनाए जाते हैं, नोट छापने की मशीन, इस तरह की चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, सर्च में आ जाएंगे वहाँ पे। पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन, जो मैंने आपको नाथुराम गोडसे की बुक्स की बात की, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो पूरी स्टोरी सुनने लायक है, उसको हम तब बात करेंगे। कहाँ कोई न्यूज़पेपर या कोई भी बुक या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर गवर्नमेंट को लगता है तो वो उसको फॉरफिट कर सकती है, सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। वो जहाँ मिलेगा वो सब आपका क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड द डिक्लेरेशन। भैया जब जो सेक्शन 98 में किया गया है फॉरफिट वाला न्यूज़पेपर का, बुक का, उसको हाई कोर्ट में उसकी वो एप्लीकेशन लगेगी कि भैया उसको हमारी छुटवाओ जी, फॉरफिटर गलत है हमारा, एंड हाई कोर्ट विल डिसाइड। और हाई कोर्ट में भी क्या होगा, जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा जजेज हैं, वहाँ स्पेशल बेंच सुनेगी उसको, ऑफ 3 जजेज एंड मोर। ये ध्यान देना इस चीज़ पे। अब सर्च ऑफ द पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, इसको मिनी हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। मिनी हैबियस कॉर्पस कुछ लोगों के लिए वर्ड नया हो सकता है। जब आप आर्टिकल पढ़ते हो, कहाँ पे, भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 32, वहाँ आप रिट्स पढ़ते हो, उसी में हैबियस कॉर्पस की क्रेडिट्स होती है, ब्रिंग द बॉडी बिफोर मी। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, बट ये आपका इसी मिनी हैबियस कॉर्पस है। जब किसी डीएम को, एसडीएम को, या किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तीनों अथॉरिटीज याद रखना यहाँ पे, उसको ये लगता है कि किसी व्यक्ति को कन्फाइन किया गया है विदाउट एनी प्रॉपर अथॉरिटी, तो वो एक सर्च वारंट इशू कर सकता है कि भैया इसको चेक करो, ये बंदा कहाँ पे है, कहाँ, कहीं इसको बंदी तो नहीं बना रखा। खासकर पुलिस वाले जब किसी को बिना किसी प्रॉपर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट के उठा लाते हैं, तब भी ये चीज़ें लागू होती हैं। 101
पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एबडक्टेड फीमेल्स। अब कंप्लेन मिलती है वो भी ऑन ओथ, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन अपॉन ओथ, ओथ के ऊपर कंप्लेन होगी किस चीज़ के बारे में, कि एबडक्शन या अनलॉफुल डिटेंशन है किसी महिला का, किसी फीमेल चाइल्ड का, किसी अनलॉफुल पर्पज के लिए, तो वहाँ पर भी डीएम, एसडीएम एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इमीडिएट रिस्टोरेशन का एक्शन लेंगे कि उस बच्चे को, उस महिला को वहाँ से छुड़वाया जाए और उसको प्रॉपर कस्टडी जहाँ पे है, जो उसके गार्जियन है उनके पास उसको भेजा जाए। समझ रहे हो आपको? तो 100 को मिनी हैबियस कॉर्पस से याद रखना, 101 जहाँ पे कुछ महिला या किसी फीमेल चाइल्ड को एबडक्ट किया गया हो। फिर आते हैं जनरल प्रोविजंस के ऊपर। डायरेक्शन, भाई जो डायरेक्शंस हैं वो कैसी होंगी? द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 32, 72, 74 सर्च वारंट पर भी लागू होंगी। अब 103 सबसे इंपॉर्टेंट है, पुलिस अधिकारी सर्च कैसे करेगा? जो जिस व्यक्ति को सर्च करने गया तो वहाँ का जो भाई घर का जो मालिक है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं? क्या वो अपनी सर्च को रोक सकता है? क्या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकता है? ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़नी है। डिस्पोजल ऑफ द थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। अब जब चीज़ें मिल गई तो वो कहाँ जाएंगी? कोर्ट में प्रेजेंट करनी होती हैं, लेकिन आप तो किसी दूसरे जुरिस्डिक्शन में हो तो कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे? किस कोर्ट की कितनी डिस्टेंस होगी? रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर, ये 105 जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये पूरा का पूरा सेक्शन एक तरह से अगर देखा जाए तो पूरा नया सेक्शन ऐड है, और इस सेक्शन में ये कहा कि भैया जो सर्च होगी उसको ऑडियो वीडियो भी बनाना है। पहले तो सिर्फ हम वहाँ पे क्या लेते थे, ओनली विटनेसेस के साइन लेते थे, और वो रिकॉर्डिंग जो है डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी को भेजनी है। ठीक है, इससे देखो जब भी बीएनएसएस आने का पर्पज बहुत फ्रूटफुल है, बहुत सारी चीज़ें इसमें नई ऐड की गई हैं। 106, अब पुलिस अधिकारी की पावर क्या होगी टू सर्च एंड सीजर? ये पहले 102 में होता था। भाई पुलिस अधिकारी को सर्च वारंट पे सर्च करने की पावर कहाँ से मिलती है? 106 बीएनएसएस, 102 सीआरपीसी। अटैचमेंट एंड फॉरफिटर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्टोरेशन 107, 108, 19, 110, इनको बस आप पढ़ लेना। ये आपके जस्ट अगर आप इनका एक वैसे स्टडी कर लोगे इंडेक्स बेस्ड तो दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। सो यहाँ पे हमारा दोनों चैप्टर्स समन्स और वारंट वाले क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर 8 डील करेंगे, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।